बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चैप्टर नंबर 11। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस और टू अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द फोर्स विच अट्रैक्ट two opposite charges are repelled to similar charges is known as electrostatic force। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, इसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू unlike charges, या the force which attract the two unlike charges। रिपल्सिव फोर्स क्या है? इसका अपोजिट है द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए, इसको नोट करें। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, और यहां पे मैं लिखता हूं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। हमेशा के लिए बेटा याद रखें, अट्रैक्टिव फोर्स ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। और जो रिपल्सिव फोर्स है ये हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि यहां पे दो क्या होंगी? डिफरेंट चार्जेस होंगे। फॉर एग्जांपल एक प्लस है और दूसरा माइनस है, सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। या हम कहते हैं एक माइनस है और एक प्लस है, फिर भी ये वैल्यू देगा क्या? माइनस देगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, अगर दोनों प्लस है तो फिर यह हमें देंगी प्लस, अगर दोनों माइनस है फिर भी ये हमें देंगे क्या? पॉजिटिव। तो रिपल्सिव फोर्स ये क्या होगा? हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। एमसीक्यूज कैसे आते हैं इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं which of the following force is negative। ऑप्शन ए रिपल्सिव, ऑप्शन बी अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यहां पे फोर्स है, या आ जाए ऑल ऑफ एबव। अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, और यहां पे ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहां पे ऑप्शन आ जाए या नन ऑफ एबव, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा।
क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे बात लिखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टिक करें तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टन है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो रिपल्सिव फोर्स भी आता है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे पूछ रहे हैं नेगेटिव कौन सा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, हम टेक करेंगे किस चीज को, अट्रैक्टिव फोर्स को। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो, चाहे वो ये रिपल्सिव फोर्स है, चाहे वो एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव चार्जेस हो, ठीक है, ये फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कहते हैं ठीक है, दो अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, फॉर एग्जांपल ये मार्कर में यहाँ से उठाता हूँ तो इस पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो फोर्स कैसे मालूम करेंगे, बिटवीन चार्जेस, कौन से चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्या, कूलम आ गया, और ये सॉल्यूशन, इस ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। कूलम ने एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट यूज किया, वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बाय यूजिंग टॉर्जन अपरेटस, चार्ल्स कूलम, ठीक है, चार्ल्स कूलम, ये 1780 मेरे ख्याल में 84 में आ गया था, 1784 में। अच्छा, कुछ बुक्स में है 1784 और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1785, लेकिन जो पंजाब की बुक है उसमें लिखा हुआ है 1874 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1874। बलूचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है 1785 लिखा हुआ है, और जो पंजाब केपीके का जो बुक है इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, कि इसने ये ला किस जमाने में पेश किया, लेकिन केपीके वाले कहता है पंजाब वाले कहता है 1874, और बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं 1785 है, तो आप कौन सा याद रखेंगे, पंजाब में जो है वो याद रखेंगे, 1874 में इसने ये ला पेश किया, ठीक है। और क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स मालूम करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं ना, तो क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है, बाय यूजिंग टॉर्जन अपरेटस, एमसीक्यूज में आ सकता है ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 दोनों के साथ, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब समझिए बात की, ये इसका स्टेटमेंट है, सो इफ इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके जरिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करते हैं।
अब ये के यहां पर क्या है, इसको हम कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। के इज इक्वल टू कूलम्बिक कांस्टेंट। और ये कूलम्बिक कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? के एमसीक्यूज में आता है, ठीक है ना। के डिपेंड्स ऑन नंबर वन, नेचर ऑफ अ मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ अ मटेरियल मीडियम। और दूसरा क्या है, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, या तो नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम होगा या क्या होगा, सिस्टम ऑफ अ मटेरियल, सिस्टम ऑफ अ यूनिट, सॉरी। तो ये एक अलग एमसीक्यू है और ये एक अलग एमसीक्यू है। नेचर ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। बाकी चार्जेस पे, डिस्टेंस पे और फोर्स पे इस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात? के का जो वैल्यू है वो किस चीज के बराबर है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सलान एम के बराबर है। मैं जनरल लिखता हूं, किस चीज के बराबर है? एप्सलान एन के बराबर है। क्लियर होगी बात? अगर हम यहां पे एप्सलान एम का वैल्यू पुट करें, अगर याद है तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बता दिया है कि एप्सलान एम बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्या? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सलान आर इंटू एप्सलान वी या एप्सलान नॉट, ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। देखो बेटा, आपने इस पे एक रट्टा लगाया है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सलान नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 या Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आपने रट लगाया है। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि कहाँ से ये आता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर देखें, आपने आर की जगह वैल्यू पुट किया, एप्सिलॉन एम की जगह वैल्यू पुट किया, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन वी। तो ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा क्या? F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में लिखूंगा, एप्सिलॉन वी या एप्सिलॉन नॉट दोनों लिख सकते हो, और आर स्क्वायर अपनी जगह पे। ये जनरल फार्मूला आ गया और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं कहूं कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 ले लूं, वैक्यूम ले लूं, तो फिर के का वैल्यू ये क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये एसआई सिस्टम में है। कौन से सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में जो के का वैल्यू है वो किस चीज के बराबर है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 के बराबर है। क्लियर होगी बात? अगर हम सीजीएस की बात करें तो फिर सीजीएस में इसका जो यूनिट है वो क्या है? पहले मैं ये कूलम्बिक कांस्टेंट को खत्म कर रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि अब बात चल रही है कूलम्बिक कांस्टेंट की, तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट वन दिस, ठीक है, और आफ्टर दैट आई विल गोज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आप लोगों के जहन में फिर यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा कि कभी कूलम्बिक कांस्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, कभी कूलम्बिक फोर्स डिस्कस कर रहा हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में ये किस तरह डिपेंड करता है के। तो के का वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो ये बराबर है किस चीज के? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर ESU होल स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया है, लेकिन अब यहाँ पे तो डिराइवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इंडिकेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद करेंगे आप लोग कि K का जो वैल्यू है CGS में ये क्या है, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU। ये SI सिस्टम में इसका यूनिट है। क्लियर होगी बात? नाउ यहाँ पे यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ, बल्कि यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ के। जिस तरह हमने लिखा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के हम लिखेंगे के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। ऐसा यूनिट क्या होगा, नंबर 1 ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसके जगह आएंगे न्यूटन, आर स्क्वायर की जगह आ जाएंगे मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 की जगह आ जाएगा क्या, कूलम स्क्वायर। ये एसआई में आ गया। नंबर 2 डेराइव यूनिट में यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए सीजीएस पे आ जाइए। नंबर 3 सीजीएस में कूलम्बिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं यहां पे, डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU होल स्क्वायर, पर ESU होल स्क्वायर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर लिखते हो तो ESU पावर -2 होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ESU क्या है। ESU इज द CGS यूनिट ऑफ करंट, सॉरी चार्ज। ठीक है, अब नंबर 4 कौन सा यूनिट है, वो है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट क्या है, देखो न्यूटन की जगह मैं लिखता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया और कूलम स्क्वायर की जगह आ जाएगा एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर इनटू सेकंड क्यूब। ये बेस यूनिट आ गया। तो CGS भी हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे गौर से लिखें, किलोग्राम की जगह हम लिखेंगे ग्राम, मीटर क्यूब की जगह हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पेयर की जगह आ जाएगा EMU होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये CGS और बेस यूनिट में आ गया। अब बेस यूनिट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट है, किलोग्राम की जगह आ जाएगा ml क्यूब t पावर -3 और a पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे एक चीज, एक काम आप लोग करें। वो काम क्या है कि इसके साथ कंपेयर करें क्या, परमिटिविटी का यूनिट। अब परमिटिविटी का यूनिट, अब वो तो हमने निकाला नहीं है। जब हमने निकाला नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह इसके लिए नहीं, ये इसमें लेके इसमें आ गया, हाँ जी आएगा। देखो परमिटिविटी हमने कहा है कि ये बराबर है किस चीज़ की, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m के बराबर है। अब एप्सिलॉन m तो कांस्टेंट है, इसका तो डायमेंशन और यूनिट नहीं होता, तो मतलब ये हुआ K इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन m। ठीक है, एप्सिलॉन m किस चीज़ के बराबर होगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 1/K के बराबर होगा। जब 1/K के बराबर हो गया तो क्या होगा, फिर ये यूनिट भी तो चेंज होंगी। मतलब SI यूनिट में ये K का यूनिट है, तो ये उल्टा हो जाएगा। परमिटिविटी के लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए नहीं है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम के लिए ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये भी उल्टा हो जाएगा कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, और डायमेंशन भी उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपियों में जल्दी जल्दी से नोट करें। ठीक है, कि द इनवर्स ऑफ के इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उसका डायमेंशन और यूनिट नहीं है। ठीक है, बार बार बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपने पढ़ा है रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। अब इसका और इसका तो यूनिट सेम है, तो सेम है तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर वन आ गया। और वन का यहाँ पे क्या है, यूनिट और डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? ये डायमेंशनलेस क्या है, वेरिएबल है। नाउ ये बात यहाँ पे खत्म हो गया कूलम्बिक कांस्टेंट के। अब वापस चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ, जो कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स यहाँ तक हम पहुंच गए कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught epsilon r into r square। ये इक्वेशन नंबर स्टे लिखता है, आप लोग देख सकते हैं। या इसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught into r square मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन r। ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। मतलब ये इसके साथ वहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसके केसेस हैं। केस नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर अ मटेरियल मीडियम। अ मटेरियल मीडियम के से पहले वैक्यूम करो। चलो, वैक्यूम फ्री स्पेस। तो हमने पढ़ा है फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है। तो F ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ मैं लगाता हूँ V। V क्या शो करता है, वैक्यूम। ठीक है, ये टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये 1 ओवर एप्सिलॉन r की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो FV का वैल्यू आ जाएगा क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बेटा जो आप लोगों ने बुक्स में देखा है तो वो ये देखा है, जो आप लोगों ने रटा किया है, ये कहाँ से आए हैं, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, नाउ नंबर टू क्या है, फॉर मेटल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन मेटल्स। अगर दो चार्जेस के दरमियान मेटल हो, फॉर एग्जांपल एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, वो है मेटल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा। तो देखो, F में लिखूंगा, अपनी जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा मेटल। ये चीज़ अपनी जगह पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर। अब रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता है किस चीज़ के बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। किस चीज़ के लिए, मेटल के लिए। तो जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करें, और ये हमें पता है 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेटल में क्या होगा, 0 होगा। मतलब एमसीक्यू में आ सकता है कि दो पॉजिटिव सेम चार्जेस हो या डिफरेंट चार्जेस हो, और इसके दरमियान हमने मेटल रखा हुआ है, तो आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये है कि न मेटल हो और न वैक्यूम हो, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r 1 के बराबर है और मेटल्स के लिए एप्सिलॉन r इन्फिनिटी के बराबर है। अब इसके अलावा अगर हम वाटर ले लें या ट्रांसफार्मर ऑयल ले लें या बेकेलाइट ले लें या बेंजीन ले लें या एयर ले लें, ठीक है, या मेका ले लें या ग्लास ले लें, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा वो यहाँ पे हम मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पे हम लिखेंगे F अपनी जगह पे, M अपनी जगह पे, Q1 अपनी जगह पे, Q2 अपनी जगह पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये रिलेटिव परमिटिविटी भी अपनी जगह पे।
क्यों? क्योंकि हम तो जनरल पढ़ते हैं ना, हम तो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं पढ़ते। अगर हमने वैक्यूम के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ लिया तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मेटल के लिए स्पेसिफिक पढ़ लिया तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये स्पेसिफिक के लिए तो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, तो एप्सिलॉन आर की जगह वैल्यू चेंज करते जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये किस चीज के बराबर है? अब मैं आसान करता हूँ, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो ये एफ वी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एम, ये बराबर है किस चीज की? एफ वी मल्टीप्लाई बाई 1/, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? कम होगा। चलो ये दूसरे पेज में करवाता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन आया है लास्ट वो क्या है? एफ एम इज इक्वल टू एफ वी मल्टीप्लाई बाई 1/, एप्सिलॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पर देखें, कुछ केसेस पढ़ते हैं। हम कहते हैं एफ एम इज लेस आर इक्वल टू एफ वी, ये लेस आर इक्वल टू एफ वी के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम ये बराबर हो सकता है एफ वी के, और सिमिलरली एफ एम ये लेस देन हो सकता है एफ वी के। दोनों कैसे होगा? यहां पे हम कंडीशन लगेंगे, जब रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 हम रखें तो एफ एम बराबर हो जाएगा एफ वी के। लेकिन अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर रखें और इन्फिनिटी से कम रखें तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये क्या होगा? लेस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ वैक्यूम से। क्लियर होगी बात? अच्छा, इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एम डिवाइडेड बाई एफ वी ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एफ एम डिवाइडेड बाई एफ वी इज इक्वल टू 1, या हम कहते हैं यहाँ पे कि एफ एम डिवाइडेड बाई एफ वी ए लेस देन 1। कंडीशन यही सेम है, ठीक है। क्या कंडीशन है? कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 के बराबर हो तो ये बराबर होगा। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन इन्फिनिटी हो तो फिर ये लेस देन 1 होगा। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर से देखिए, इसको उल्टा करें, एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। रीजन यही होगा। अगर एफ एम या एफ वी डिवाइड बाई, इसको भी उल्टा करें, डिवाइडेड बाई एफ एम, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और कंडीशन क्या होगा? यही कंडीशन होगा कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा और इन्फिनिटी से कम होगा। क्लियर होगी बात? नाउ ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एम डिवाइडेड बाई एफ वी ये बराबर है किस चीज के? 1/, एप्सिलॉन आर के बराबर है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 1 के बराबर होगा, अगर ये 1 से ग्रेटर हो जाए तो फिर ये लेस देन 1 होगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम उल्टा करें, एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एम ये बराबर है किस चीज के? एप्सिलॉन आर के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर पावर -1 को। अब अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाए तो ये इक्वल टू 1 होगा, अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए तो ये 2 होगा, ये 3 हो जाए तो ये 3 होगा, ये 16 हो जाए तो ये 16 होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। एफ वी डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किस चीज के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केसेस के। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर्स फॉर्म या वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है?
ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर ये किस तरह हम लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पे इफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हम वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तो ये करेक्ट है। या इसको हम लिख सकते हैं इफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, आर वेक्टर लगाते हैं, ये भी करेक्ट है। अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि ये आर क्यूब कैसे आते हैं। आर क्यूब बेटा इस तरह आता है क्योंकि आपने पढ़ा है आर वेक्टर, और आर वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो आर यूनिट वेक्टर ये बराबर होगा किस चीज़ के, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। तो मैं इसकी जगह आर वेक्टर डिवाइड बाई आर पुट करूँ तो इससे क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब बनेगा। क्लियर होगी बात, तो ये आ सकता है, क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, हमने कहा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस को ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको इसके इंक्रीज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, कम। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, तो अब इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, अगर मैं रखूँ एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। फिर उसको नज़दीक करें, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, और इस यहाँ पे फर्दर कम, क्योंकि मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक डिस्टेंस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। इन दोनों वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अगर आर को हम डबल करें, आर को हम डबल करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 टाइम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही बात की, ठीक है। अगर इसको फॉर एग्जांपल आर को मैं हाफ करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर और से देखें, एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, चलो। अगर इफ वे इसको मतलब 1 टाइम इंक्रीज करूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है। एफ प्राइम बराबर होगा किस चीज के, एफ के बराबर होगा अगर मैं आर को 1 पुट करूं, ठीक है। एफ प्राइम बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई 4 के अगर मैं आर इज इक्वल टू क्या पुट करूं, यहाँ पे 2 पुट करूं, ठीक है। एफ प्राइम बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई 9 के अगर मैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू 3 पुट करूं। एफ प्राइम बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई 16 के अगर मैं आर इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा, अप टू सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ये बराबर है एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर, या चलो आर स्क्वायर लिखो, एफ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर को इंक्रीज करते जाए, ठीक है, आर को इंक्रीज करते जाए या डिक्रीज करते जाए, वही एक ही मतलब है। एफ इज डायरेक्ट, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंक्रीज से हम लिख सकते हैं ये कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 1, सो एफ क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू 2, एफ 4 टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। 3 9 टाइम डिक्रीज होगा, 4 16 टाइम डिक्रीज होगा, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। क्लियर होगी बात। अगर इसको हम क्या करें 1/2 1/3 1/4, तो फिर ये क्या होगा, इसके लिए एक और चीज लिखिए, क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए एफ प्राइम का वैल्यू होगा एफ अगर आर का वैल्यू क्या हो 1 हो। एफ प्राइम का वैल्यू होगा 4f अगर आर का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 हो। एफ प्राइम का वैल्यू होगा 9f अगर आर का वैल्यू 1/4 1/3 हो।
एफ प्राइम का वैल्यू 16 एफ होगा अगर आर का वैल्यू 1/4 होगा अप टू सो ऑन। तो हम लिखते हैं एफ प्राइम का वैल्यू क्या होगा, n स्क्वेयर इंटू एफ होगा। अब ये n क्या शो करता है, ये यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ठीक है, 1/5, 1/15 अप टू 1, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। समझे बात की, मतलब r की डिक्रीज से f इंक्रीज होगा और r की इंक्रीज से f डिक्रीज होगा। सो ये था क्या, कूलम्स लॉ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके कुछ एमसीक्यूज इसके नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे लिखवा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एमसीक्यूज लास्ट ईयर आए हैं और कैसे एमसीक्यूज इस साल आ सकते हैं। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।